तो सुशांत केस में डिप्रेशन, ड्रग्स और डेथ की थ्योरी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए लोगों की कुंडली खंगाली है। एनसीबी की जांच में सामने आया है कि रिया के भाई शोविक के कहने पर ही सुशांत के हाउस मैनेजर यानी सैमुअल मिरांडा ने ड्रग्स खरीदा। अब सवाल यहां पर यह है कि सुशांत के पीछे रिया की ड्रग्स वाली साजिश तो नहीं है। डिप्रेशन की थ्योरी फेल, अब ड्रग्स में फंसी रिया। पहले प्यार का जाल और अब ड्रग्स का कारोबार। क्या रिया के ओवरडोज में बेबस थे सुशांत? सुशांत की मौत की ड्रग्स थ्योरी में कितने सीन? सुशांत केस की जांच में जुटी एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी और तीसरी ओर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। देश की 3 बड़ी और सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत की मौत के हर एंगल को परख रही हैं और एक एक कर कई परतों को जांच के दायरे में घेर रही हैं। सुशांत सुसाइड या हत्या से शुरू हुई जांच का दायरा रोज बढ़ता जा रहा है। सुशांत केस की आरोपी रिया चक्रवर्ती अब ड्रग्स रैकेट के आरोपों से घिर गई है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच क्या सिर्फ प्यार का जाल था या उससे आगे रिया का कहीं कनेक्शन था? इसकी पूरी डिटेल अब जांच एजेंसियां ले रही हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो पूरे चक्रवर्ती परिवार के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं। दरअसल एनसीबी ने हाल ही में 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। और इन ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करने का मकसद रिया एंड गैंग के ड्रग्स की काली दुनिया का पर्दाफाश करना है। दरअसल जिन ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया उन पर जब सवालों की लिस्ट दागी गई तो जुबान पर रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम आ गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने डिप्रेशन, ड्रग्स और डेथ की थ्योरी को करीब करीब साफ कर दिया है। सबसे अहम है कि रिया चक्रवर्ती के गैंग का जो कनेक्शन ड्रग माफियाओं से निकला है उसके बाद यह पूरी तरह साफ हो गया कि रिया और उसका भाई ड्रग्स के आदी पहले से ही थे और रिया ने ड्रग्स को लेकर अपने प्रायोजित इंटरव्यू में जो दावे किए हैं वो बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन का ये खुलासा हुआ है। अब हम आपको रिया की ड्रग्स मंडली के एक एक किरदार से मिलवाने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन लोग हैं और कैसे रिया का परिवार इस पूरे ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हुआ है। भाई बहन की ड्रग्स कंपनी का कच्चा चिट्ठा। सुशांत की मौत के मामले में नशे के काले कारोबार का खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, रिया की ड्रग्स मंडली पर से धीरे धीरे पर्दा भी उठता जा रहा है। एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए रिया की ड्रग्स कंपनी का पहला किरदार खुद रिया चक्रवर्ती है। दूसरा किरदार है रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती। तीसरा किरदार है सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा। चौथा किरदार है मुंबई से गिरफ्तार ड्रग पेडलर जैद बिलात्रा। पांचवा किरदार है बासित परिहार जिसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। छठा किरदार है फयाज अहमद जो गोवा से धरा गया है। सातवां किरदार है गोवा का कारोबारी गौरव आर्या। आठवां किरदार है सूर्यदीप मल्होत्रा जो एक संदिग्ध ड्रग पेडलर बताया जा रहा है और ये भी शोविक चक्रवर्ती के संपर्क में था। नौवां किरदार है रिया की पूर्व मैनेजर जया साहा और 10वां किरदार है आयुष जिसका नाम ड्रग्स चैट में सामने आया है। वहीं 11वां किरदार है इम्तियाज खत्री जो पेशे से एक बिल्डर है। अब इन किरदारों से ड्रग्स के तार कैसे जुड़े थे और तार जुड़ने से यह पूरा जाल कैसे बना, इसका भी एक एक पहलू आप जान लीजिए। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मुंबई के ड्रग पेडलर जैद बिलात्रा ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सैमुअल मिरांडा ने रिया के भाई शोविक के लिए जैद से ड्रग्स खरीदी थी। दरअसल शोविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से मिलवाया था और बासित ने मैनेजर सैमुअल की जैद विलात्रा से मुलाकात करवाई। इसके बाद जैद विलात्रा सीधे सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स पहुंचाने लगा।
ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जैद विलात्रा और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स चैट भी हाथ लगी है। इसके साथ ही जैद का बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के एक व्यक्ति से भी चैट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च 2020 की चैट में शोविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया था, जिसमें सैमुअल को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा गया था। रिया के भाई शोविक का नाम जिस तरह से इस पूरे ड्रग्स तस्करी में जुड़ता जा रहा है, यकीनन नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए ये बड़ा सुराग है। वहीं ड्रग्स कनेक्शन में गोवा के कारोबारी गौरव आर्या, सूर्यदीप मल्होत्रा, जया साहा समेत कई किरदार सामने आ रहे हैं, जो सुशांत की मौत के बाद कई कड़ियों को जोड़ रहे हैं और ये सभी तार किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत की मौत की गुत्थी भले ही ना सुलझी हो, लेकिन ड्रग्स कनेक्शन के आरोप रिया चक्रवर्ती या फिर उनके भाई के खिलाफ अगर साबित हो जाएं, तो रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ सकता है। आपको बताते हैं अब कि ड्रग्स केस में कितनी सजा का प्रावधान है। सुशांत मौत केस में आरोपी बनाए जाने के बाद अब रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने और दिलवाने के आरोप हैं। आरोप लगा तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली। अधिकारियों ने बताया कि रिया की मैरिजुआना, एलएसडी और एमडीएमए जैसी प्रतिबंधित नशीले पदार्थों को लेकर कथित चैट सामने आई है। ऐसे में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के सेवन और इस्तेमाल के आरोप में जांच जारी है। तो ये एनडीपीएस एक्ट क्या है, ये आपको बताते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन, बेचने, बनाने का एक कानून, एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट में 1988, 2001 और 2014 में बदलाव हुए। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो जांच कर रही है, वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत ही कर रही है। और अगर कोई भी इस एक्ट के तहत आरोपी पाया जाता है, तो ड्रग्स लेने पर सजा क्या है? पहली बार ड्रग्स का नशा, गलती मानने और आगे नहीं लेने पर सजा नहीं, 15 से 20 दिन तक सुधार गृह भेजने का प्रावधान, बार बार ड्रग्स लेने पर, कम मात्रा में ड्रग्स लेने पर 1.5 साल तक की सजा, ड्रग्स की सप्लाई करने पर कम से कम 10 साल से 20 साल की सजा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जैसे जैसे सीबीआई और एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ड्रग्स को लेकर सवाल भी खड़े होते जा रहे हैं। और अब सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की जांच में भी ये बात सामने आ रही है कि रिया जिस पैडलर से ड्रग्स मंगवाती थी, वो डार्कनेट का इस्तेमाल करता था। ऐसे में आपके लिए ड्रग्स के इस पाताल लोक की पड़ताल भी बेहद जरूरी है। पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इस रूट के माध्यम से उन मुलजिमों तक नहीं पहुंच पाते। और यही कारणवश है कि आज किसी भी डार्कनेट पर अगर कोई क्राइम हो रहा हो, तो उस क्राइम को करने वाले मुलजिम को आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसमें जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ब्राउजर का, अनियन राउटर ब्राउजर का, वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि साहब मेरे पास क्षमता ही मौजूद नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं कि ये गतिविधि किस एक्टर ने या किसी व्यक्ति विशेष ने करी है। आजकल नए तरीकों से बिकता है ड्रग्स। डार्कनेट के जरिए ड्रग्स को बेचा जाता है, कोड नेम में बेचे जाते हैं ड्रग्स। देखिए, डार्क वेब पर ऐसी हजारों वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको ड्रग्स, इलीगल जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, अवाइनमेंट्स होते हैं, सपोजिटरीज होती हैं, बाथ मिल्स होते हैं, कैनाबीज होती हैं, सारी वहां पर मिलते हैं। और ये बिटकॉइंस में इनके पेमेंट्स होते हैं। इसमें एनोनिमिटी के लिए, चूंकि टॉर ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होता है, तो आपकी पहचान छुपी रहती है, इसलिए लोग इस पर ऑर्डर करते हैं। और जो डिलीवरी होती है वो आपके घर पे होती है, डोर स्टॉप पे होती है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। एनसीबी देश भर में ड्रग्स डीलर्स की तलाश कर रही है। एनसीबी की जांच में रिया के ड्रग चैट को लेकर भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया जिस पैडलर से ड्रग मंगवाती थी, वो डार्कनेट का इस्तेमाल कर रहा था। अब आपको डार्कनेट पर होने वाले पूरे कारोबार का एक डेमो दिखाते हैं कि कैसे नशीले पदार्थों को खरीदा जाता है और फिर सीधा घर तक ड्रग्स का कुरियर पहुंचा दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ एथिकल हैकर शुभम है। शुभम, आपसे समझने की कोशिश करें तो किस तरह जो पूरा ड्रग्स का माफिया है, एक ऑनलाइन आ चुका है, वो भी किसी को नहीं पता चलता है कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है।
देखिए डार्क वेब पे क्या होता है, एक तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती और एक तरह से अनट्रेसेबल है कोई भी चीज़। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं जो कि उस चीज़ को सेल कर रहे हैं, जस्ट लाइक अमेजोन है वहाँ पर। तो वहाँ पे अमेजोन की तरह वेबसाइट्स हैं जिन पे ड्रग्स और बाकी लीगल चीज़ें सेल होती हैं और उनका कोई ट्रेस बैक नहीं होता, तो इसलिए वो लोग वहाँ से बाय करना प्रेफर भी करते हैं। ऊपर से फिर उन लोगों को पेमेंट जो करनी होती है वो बिटकॉइन में पेमेंट होती है। यहाँ पे आपके पास बिटकॉइन में पेमेंट करने का ऑप्शन है, तो बिटकॉइन भी एक तरह से अनट्रेसेबल है। तो अगर इन वेबसाइट्स के बारे में समझे तो क्या है इनमें, अलग क्या है, क्यों नहीं पकड़ पाता है कोई, और अब फिलहाल कैसे बेचा जाता है, अगर पूरा एक लूप समझे? देखिए अगर इसको समझना है तो इस तरह से देखा जाएगा कि जब भी हम कोई नॉर्मल इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है वो सीधा वेबसाइट से कवर अप करता है, सीधा वेबसाइट पे पहुँचता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले आप जब भी कोई लिंक खोलोगे या फिर कोई भी वेबसाइट खोलोगे बाय करने के लिए, वो पहले 10 जगह जंप करेगी, बल्कि आप मान सकते हो कि और भी ज़्यादा जगह कंट्रीज़ में अलग अलग जगह जंप करता है उसका IP एड्रेस, देन उसके बाद उसकी लोकेशन तक पहुँचता है। और साथ में वो जो सारा डेटा 10 जगह जंप करा वो आपस में भी एक दूसरे को ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि वो डेटा इनक्रिप्टेड जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ थोड़ी सी सेफर वे में आप ब्राउज कर सकते हो। तो अगर हम इसको समझें कि अगर कोई भारत में कोई व्यक्ति ड्रग्स मंगाता है डार्क वेब के जरिए, तो रिसेंट में जितने भी केसेस हुए हैं, जो आपके इंडिया के अंदर भी बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं, वो ऐसे हैं कि जब भी कोई यहाँ से बाय करता है तो उसको एज अ नॉर्मल कोरियर की तरह भेजा जाता है। बाहर से पैकिंग किसी और चीज़ की कर देंगे, उस पैकिंग में ऊपर से दिखा देंगे कि इसके अंदर फ़ोन है या कोई और प्रोडक्ट है, और फिर उस प्रोडक्ट के अंदर ये सारा मटेरियल उसके अंदर रखने के बाद वो उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरह फेडेक्स या किसी और चीज़ से भेज देते हैं। इसको अगर समझे तो मतलब कि जो नेटवर्क है वो फिलहाल अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे बना हुआ है, राज्य के हिसाब से बना हुआ है, या फिर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो इस चीज़ का कोई भी एक सॉलिड नेटवर्क नहीं है, कहीं से कोई भी इस पे आके अपनी चीज़ें होस्ट कर सकता है और सेल कर सकता है। तो यानी एक ऐसी दुनिया जहां ना तो आपको कोई पहचानता है और जहां आप ड्रग किससे खरीद रहे हैं उसे भी कोई नहीं पहचान पाएगा। और धड़ल्ले से इस तरह का ये कारोबार, ड्रग्स का कारोबार डार्कनेट के जरिए होता है। ड्रग का कारोबार वैसे तो पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन भारत तक नशे का ये कारोबार किस तरह पहुंचाया जाता है आप उसे समझिए। भारत के ठीक बगल में अफीम के अवैध उत्पादन के 2 बड़े केंद्र मौजूद हैं। एक तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है, तो दूसरी तरफ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। दुनिया भर में ये इलाके गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के नाम से मशहूर हैं, और इसीलिए भारत इन दोनों के बीच नशे के कारोबार का डेस्टिनेशन भी है और साथ ही रूट भी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर ड्रग्स की खेप भेजी जाती है और कहा जाता है कि इसके पीछे ISI की सहमति भी रहती है, और फिर वहां से ग्वादर होते हुए ये भारत में ऊंझा तक पहुंचता है। ऊंझा एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है और यहां से ट्रकों के जरिए इसे देश के दूसरे हिस्सों तक भेजा जाता है। V News app available on Google Play and App Store. Download it now.